हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे दोस्तों। इससे पिछले अच्छा वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता को लगभग पूर्णतः कंप्लीट कर लिया है। आज का हमारा वीडियो रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता का शिल्प उद्योग। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं ना, तो इसके नोट्स अगर बना रहे हो आप तो इसको अच्छी तरीके से, प्रमुख बुनियादी तरीके से अच्छी तरीके से अगर पढ़ोगे ना तो कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो हमसे छूट जाएगा। अगर 2 पेज एक्स्ट्रा भी पढ़ लिया ना हमने तो क्या दिक्कत है, पढ़ना ही तो है, इसलिए हम थोड़ा गहराई से पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इसका जो 7-8 वीडियो बन रहे हैं ना, इस कारण बन रहे हैं। ठीक है, सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स रहने वाले हैं, क्योंकि अगर सेकंड ग्रेड रीट लेवल की तैयारी कर रहे हो आप तो ये असली बात यही है कि यहाँ पर मतलब आपको बहुत ही गहराई से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा, डीप जाना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर से पढ़ोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, इस कारण मैं इसको थोड़ा डीप ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो इससे अगर आप जो पिछले अच्छा वीडियो है वो आप नहीं देखे ना, तो एक चैन की बात आप आकर के अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शिल्प उद्योग। ठीक है, शिल्प उद्योग में हम देखिए आपको बता दूं पहले क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। तो शिल्प उद्योग में देखिए सूती वस्त्र उद्योग है, मन का उद्योग है, शंख उद्योग है, ये सब है हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन पढ़ेंगे। ठीक है, धार्मिक जीवन के बाद में सिंधु घाटी सभ्यता में जो पुरुष देवता थे, पशु पक्षियों के वगैरह, ये सब है वैदिक सभ्यता फिर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले आज देख लेते हैं धार्मिक शिल्प उद्योग। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले देखें हम शिल्प उद्योग। अगर आप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको थोड़ा भी कंटेंट अच्छा लग रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक सब्सक्राइब करने से बहुत कुछ होता है और हमारी मेहनत है ये भी थोड़ा रंग ला सकती है। दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी दबा लीजिएगा ताकि आपको उसमें से नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपको अच्छे वीडियो नोट्स कंप्लीटली मिलते रहे। ठीक है, हम देखिए सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग। अब देखिए सूती वस्त्र उद्योग है ना, इसमें देखिए प्रमुख उद्योग था ये सूती वस्त्र उद्योग। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो सूती वस्त्र उद्योग है ये मुख्य रूप से प्रमुख उद्योग था ये। ठीक है, एक मुख्य उद्योग था ये। मूर्ति पर धागा, देखिए मूर्ति पर धागा, अब सूती वस्त्र है ना, इसके प्रमाण मिलते हैं। देखिए एक मूर्ति मिली है, ठीक है, मरण मूर्ति है जिस पर सूती धागे है ना वो सजाए गए थे, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। बर्तन पर छाप है ना, जैसे सूती वस्त्र की बर्तन पर छाप की गई है वो लोथल कालीबंगा हड़प्पा से हमें प्राप्त हुई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम ये लिवान या पत्थर उद्योग। ठीक है, इसके बाद में ये देखते हैं पहले लिवान पत्थर को कहते हैं। ठीक है ना, पत्थर उद्योग मान लो जैसे लाल पत्थर वगैरह हुआ करते थे तो वो लिवान बोलते थे उसको। तरकाई किला हड़प्पा से, देखिए एक लिवान पत्थर का एक किला मिला है, वो है ना तरकान किला, वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा जो प्रथम खोदा गया था ना वहाँ से प्राप्त हुआ है। सीप यंत्र कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। सीप होता था ना वो जो लाख की तरह होता है, वो सीप उद्योग था, तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ताम्र कांस्य चांदी सोने का प्रयोग है ना यहाँ पर होता था, मतलब से परिचित है ये लोग। और सोने के ना, सोने के आभूषण नहीं मिले हैं, लेकिन सोने के आभूषण जरूर मिले हैं, लेकिन सोने के जो बर्तन वगैरह ये मर्द नहीं प्राप्त हुए हैं। वो तांबे के, कांसे के, चांदी के वगैरह के थे, लेकिन सोने के नहीं थे। तो सोने के आभूषण हुआ करते थे, मर्द नहीं हुआ करते थे, ये सोने से परिचित है। ठीक है ना ये लोग। इसके बाद देखिए मन का उद्योग। तो मन का उद्योग का जो प्रमुख रूप से हमें जो साक्ष्य मिलता है वो चुनादरो और लोथल से प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए शंख उद्योग जो बालाकोट है और नागेश्वर। ठीक है, यहाँ से हमें शंख उद्योग के प्रमाण मिलते हैं। सीप उद्योग के बारे में देखें तो बालाकोट और लोथल से। ठीक है, आप याद रख सकते हैं सीप उद्योग है ना ये बालाकोट और लोथल से। इसके बाद हम देखते हैं तो हमने अभी पिछले जो पेज पर देखा है वो देखिए प्रमुख उद्योग। जैसे मन का उद्योग, यहाँ पर मतलब उद्योग वगैरह थे, वो जो कच्चा माल था उसको पूर्ण रूप से तैयार किया जाता था मन के वगैरह को। तो अब कच्चा माल यहाँ से क्या क्या जो उत्पादित होता था वो देखते हैं। तो वो देखिए सबसे पहले देखिए टिन और चांदी। टिन है और चांदी ये ईरान, फरगना, अफगानिस्तान यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, टिन चांदी ये कहाँ से जाते हैं, ईरान, फरगना और अफगानिस्तान, यहाँ पर इसका व्यापार किया जाता था। मतलब सोना है, इसको कोलार और जो पिकली है लेना यहाँ से प्राप्त हुआ सोना। शीशा, अब शीशा अजमेर से, अजमेर में इस जो उत्पादन होता था इसका कश्मीर में और ईरान में। ठीक है, कार्नेलियम मैंने बता दिया आपको, वो पत्थर हुआ करता था जो काठियावाड़ गुजरात से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, काठियावाड़ गुजरात में। फिरोजा देखिए तो खुरासन अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है ना यहाँ से प्राप्त होते हैं। अन्य में देखिए तो लाजवर्द मणि है, गोमेद है, जस्ता है, जेस्पर है, ये राजस्थान से, जेस्पर है ना ये जेस्पर, ये राजस्थान से प्राप्त हुआ है। ठीक है, जेस्पर ये कच्चे माल जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो कच्चा माल उत्पादित होता था वो प्रमुख रूप से किस क्षेत्र में होता था उसके बारे में बताया गया। उसके बाद हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में देखिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर माता देवी की हमें मूर्तियां मिली है। ये किस देवता को पूजा करते थे वो देखिए सबसे माता देवी, इनका पुरुष देवता होता था। और अन्य देवता देखिए वृक्ष, पशु पक्षी वगैरह, लिंग की पूजा करते थे, सूर्य पूजा करते थे और ये अग्निवेदिका उनकी पूजा भी करते थे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम माता देवी। तो माता देवी की हमें जो प्रमाण मिलते हैं वो हड़प्पा से मिलते हैं। ठीक है, जैसे कौन सी जो मूर्तियां वगैरह मिली है तो वो देखते हैं हम। सबसे पहले देखिए पृथ्वी देवी, इनको पृथ्वी देवी बोलते थे, हड़प्पा से पृथ्वी देवी की मूर्ति मिली है। उर्वरा देवी बोलते थे इसको, और जो आइसिस देवी है मार्शल ने आइसिस देवी कहा इसको, और देवलक्ष्मी वेंकटेश ने कहा है। ठीक है, शाकंभरी देवी भी बोलते थे इसको। ठीक है, अब देखिए इसकी मोहरें हमें प्राप्त हुई है। मोहर की बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये मोहर है ना, इसके एक तरफ है ना गर्भ से पौधा निकला हुआ, यानी एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दर्शाया गया एक तरफ मोहर के, और दूसरी तरफ है ना पुरुष हाथ से लिए खड़ा। ठीक है, ये एक मोहर है, मान लो ये मोहर है, और इसके एक तरफ है ना ये मोहर मान लो, इसके एक तरफ तो स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और एक तरफ पुरुष है ना वो हाथ से लिए खड़ा है। ठीक है, जिससे हमें ये निष्कर्ष मिलता है कि जो यहाँ पर मतलब एक तरफ जो स्त्री जो पौधा निकल रहा है ना गर्भ से, इससे हमें ये प्रमाण मिलता है कि उपजाऊपन व कृषि का प्रतीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उपजाऊपन व कृषि का प्रतीक है, जो स्त्री से गर्भ से पौधा निकल रहा है ना वो उपजाऊपन व कृषि का प्रतीक है। और यहाँ नरबली के संकेत भी मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पुरुष हाथ से लिए खड़ा है ना, तो नरबली मतलब मनुष्य को बलि देना, ये इसके संकेत प्रमाण मिलते हैं। मोहर है ना एक बलूचिस्तान से, देखिए बलूचिस्तान से जो मिले ना उसमें रौद्र नारी का जो रूप दिया गया, रौद्र नारी मन मूर्ति में प्राप्त हुई है रौद्र नारी। ठीक है, और हड़प्पा से जो प्राप्त हुई वो पीपल पत्ते पर स्त्री पुरुष। ठीक है, पीपल का एक पत्ता है उस पर ना स्त्री खड़ी हुई है। ठीक है, एक मतलब मोहर है इससे हड़प्पा से प्राप्त हुई है। एक तरफ है ना स्त्री है ना वो पीपल के पत्ते पर खड़ी हुई है, और दूसरी तरफ है ना इस साइड पुरुष बकरे के साथ हाथ से लिए खड़ा हुआ है, जिससे हमें पशु बलि के भी संकेत मिलते हैं। नरबली, ठीक है, नरबली के संकेत मिलते हैं हमें, और पशु बलि के भी संकेत प्राप्त होते हैं। और सर्वाधिक मन मूर्तियां ना वो माता देवी की प्राप्त हुई है। ठीक है, इस कारण माता देवी स्थापक समाज बोलते हैं इसको, माता स्थापक समाज। और सर्वाधिक माता देवी की मूर्तियां वो कहाँ से प्राप्त हुई, देखिए हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चुनादरो से और बनावली से, यहाँ सर्वाधिक माता देवी की जो मन मूर्तियां वो प्राप्त हुई है। ठीक है, इस बारे में देखते हैं पुरुष देवता। ठीक है, पुरुष देवता सबसे पहले देखें मोहर। मोहर है ना वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है अनिश मेके को, अनिश मेके ना इनको मिली है मोहनजोदड़ो से मोहर है। और इसको मार्शल ने एक संज्ञा दी है इस मोहर को कि यहाँ पर जो पुरुष का जो हुआ करता था ना चित्र, उसको आदिशिव, महायोगी और पशुपति की संज्ञा किसने दिया, मार्शल ने। मोहर पर है अनिश मेके ने खोजी मोहनजोदड़ो में, और इस मोहर को मार्शल ने आदिशिव, महायोगी और पशुपति की संज्ञा दी है मार्शल ने। ठीक है, और सेलखड़ी से निर्मित थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सेलखड़ी से निर्मित हुआ करती थी मोहर। और पद्मासन में एक योगी बैठा है। ठीक है, त्रिमुखी है। ठीक है, त्रिमुखी मुकुट पर वैसे के सिंह। अब जो व्यक्ति है ना जो मोहर में जो दर्शाया गया उसके मुकुट पर वैसे का सिंह दर्शाया गया। ठीक है, बाहें खुली है जिसमें चूड़ियां पहनी हुई है। ठीक है, 7 अक्षरों का हड़प्पा लेख हमें यहाँ से प्राप्त होता है।
इसके बाद हम देखते हैं जो मोहर है। देखिए इस प्रकार की मोहर थी, ठीक है, इस प्रकार मोहर है। दाईं तरफ है ना हाथी व बाघ का चित्र अंकित किया गया है। ये दाईं तरफ हो गया। बाईं तरफ है ना भैंसा और गेंडे का चित्र प्राप्त हुआ है। और जो इसके निचली साइड है ना वो 2 हिरणों की जो वो हमें चित्रांकन किया गया है। तो इस मोहर से देखिए सबसे पहले 5 पशु है, ठीक है, 5 पशु, 2 है 4 और 2 है 6 आकृतियां हमें मिली है। 5 पशुओं की, एक हिरण हो गया और एक बाघ हो गया, हाथी हो गया, गेंडा हो गया और भैंसा हो गया। 5 पशु है, ठीक है, 5 पशु और 6 आकृतियां हमें प्राप्त होती है मोहर पर, ठीक है। इसके बाद लेते हैं मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो है ना, ये देखिए धनुष लिए एक व्यक्ति खड़ा है, धनुष लिए जिसको किरात शिव की संज्ञा दी गई है, ठीक है, किरात शिव की, एक धनुष लिए व्यक्ति खड़ा है जिसको किरात शिव की संज्ञा दी गई है। अब सिंहयुक्त देवता है ना, सिंहयुक्त देवता वो कालीबंगा से और कोटदजी से हमें प्राप्त हुई है उसकी मोहर। उसके बाद देखते हैं लिंग यानी की पूजा, सॉरी यहाँ लिंग योनि होगा, ठीक है ना, योनि, लिंग योनि की पूजा। कालीबंगा से टेराकोटा के लिंग मिले हमें और बलूचिस्तान से योनि की हमें चित्रांकन मिला, ठीक है। कालीबंगा से टेराकोटा की और टेराकोटा के लोग लिंग मिले और बलूचिस्तान से योनि की हमें मूर्ति प्राप्त हुई है। अब देखते हैं स्वस्तिक का चिन्ह, स्वस्तिक का चिन्ह है ना, ये सूर्य पूजा का प्रतीक है, ठीक है। तो सूर्य पूजा भी यहाँ हुआ करती थी, वो उसके प्रमाण में कालीबंगा से और पास मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसका देखिए पशु बलि, जो सॉरी पशु पक्षी तथा वृक्ष पूजा। अब वो पीपल देवता की ये पूजा करते थे, पीपल देवता की, ठीक है। सर्वाधिक चित्रांकन पीपल का हुआ, ठीक है। और यहाँ जो सप्त मात्र का मोहर है वो प्राप्त हुई है। ये पीपल के पत्ते को दर्शाया गया, नीचे 7 लोग खड़े हैं। पीपल के पत्ते है ना उस पर इसके जो मोहर है ना, पीपल के पत्ते पर 7 लोग है ना उनको दर्शाया गया। दोस्तों थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन अगर आप बार इसको रिवीजन करोगे तो जरूर याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना। फिर नागपूजा के प्रमाण मिलते हैं। नागपूजा प्रमाण है ना, उसके जो साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं वो देखते हैं। तो लोथल से 3 मर्दबाण मिले हमें, 3 मर्दबाणों पर नागपूजा के जो चित्रांकन किया गया, ठीक है। मोहनजोदड़ो से ना पुरुष के पीछे एक सर्पफन है ना, सर्पफन मतलब जो नाग का फन होता है ना, फन वो हमें प्राप्त हुआ है। पुरुष के पीछे एक नाग का फन हमें मोहर पर चित्रांकन किया गया मिला है। फिर देखिए फाख्ता पूजा। फाख्ता पूजा ना ये सबसे पवित्र पक्षी हुआ करता था, इसको याद रखिएगा। सबसे जो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पवित्र पक्षी किसको माना गया था, तो फाख्ता, ठीक है, फाख्ता को। हजा है ना, हजा मोर को कहा जाता था, मोर की पूजा यहाँ हुआ करती थी। उसके बाद देखिए अग्निवेदिकाएं। अग्निवेदिकाएं ये सामूहिक महत्व की प्रतीक है, ठीक है, सामूहिक और छोटी और या पारिवारिक महत्व, इसके 2 महत्व हुआ करते थे। तो एक सामूहिक महत्व, एक पारिवारिक या छोटा महत्व, ठीक है। अब सामूहिक महत्व का जो प्रतीक है जो इसका अग्निवेदिका का, वो कालीबंगा से 7 प्राप्त हुई है हमें। अब कालीबंगा ना इससे 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है और बनावली से भी इसके प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद छोटे परिवार या फिर छोटे या पारिवारिक महत्व है ना, वो लोथल, नागेश्वर, राखीगढ़ और आमरी यहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उद्योग, प्रमुख उद्योगों को देख लिया हमने, और जो कच्चा माल वहाँ पर जो आयात या निर्यात होता था वो देख लिया हमने। और सबसे पहले हमने धार्मिक जीवन पढ़ा। देखिए सबसे पहले धार्मिक जीवन को इंपॉर्टेंट याद रखना, क्योंकि सेकंड ग्रेड है ना, सेकंड ग्रेड उसमें धार्मिक जीवन महत्वपूर्ण दिया हुआ है। सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन है ना, इसको सिंधु घाटी सभ्यता का एक पॉइंट दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो धार्मिक जीवन को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। बाद में धार्मिक जीवन कंप्लीट कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम सीधा वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता ये लगभग पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गई। अगर इसको देखें तो पतन के जो कारण है ना वो हम देख सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको नहीं करवाऊंगा। और अगर करवा भी दूंगा तो एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और आज कल हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, ठीक है। वैदिक सभ्यता आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमें इसको एक मैपिंग के थ्रू दर्शाया गया है। तो आप कल वैदिक सभ्यता जरूर पढ़िएगा और अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे तो वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो आप वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को जरूर दबा लीजिए, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें वीडियो आने के, ठीक है। और अपन बहुत ही अच्छी तरीके से जो प्राचीन इतिहास है बात का वो अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो देख सकते हैं आप जो वैदिक सभ्यता है वो आगे भारत में किस तरह से आए थे, कौन कौन से मत दिए गए हैं लोगों के, वो हम अच्छी तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो आप मैपिंग के थ्रू बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।